इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 29 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाथियों की सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष पूछ रहा, किस वर्ष में प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा? किसके लिए? हाथियों की सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए। 1992 में, बी 2001 में, सी 1987 में या डी 1999 में? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट की 1992 में। हाथियों उनके आवास और प्रवास गलियारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। यह विशेष रूप से रेल पटरियों पर मृत्यु दर में कमी, बंदी हाथियों की आनुवंशिक रूपरेखा तैयार करने और मानव हाथी टकराव की आशंका वाले क्षेत्रों में संघर्ष प्रबंधन जैसे उपायों पर केंद्रित है। यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के संरक्षण और भारतीय हाथियों, जो वैश्विक एशियाई हाथियों की आबादी का लगभग 60% हिस्सा है, के संरक्षण को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में हाल ही में किए गए चरण 1 आकलन जैसी नियमित समीक्षाएं परियोजना के प्रभाव को ट्रैक करने और भविष्य की कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करने में मदद करती है। अगला प्रश्न, 2022 के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में पाचन रोगों से प्रमाणित मौतों का उच्चतम अनुपात दर्ज किया गया है? ठीक, ए नागालैंड में, बी असम में, सी मणिपुर में या डी सिक्किम में? तो कहाँ पे दर्ज किया गया उच्चतम अनुपात दर्ज किया गया है? कहाँ पे? ये सिक्किम में। किसमें? पाचन रोगों से प्रमाणित मौतों का उच्चतम अनुपात दर्ज किया गया है, ये सिक्किम में। 2022 में सिक्किम में पाचन रोगों से होने वाली प्रमाणित मौतों का अनुपात सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है, जो राज्य में होने वाली कुल मौतों का लगभग कितना 20% था। यह महत्वपूर्ण आंकड़ा इसे भारतीय राज्यों में शीर्ष पर रखता है, जो यकृत और पाचन स्वास्थ्य परिणामों में चिंताजनक क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें नागालैंड, असम, मणिपुर जैसे राज्य शामिल हैं, में पाचन रोगों से होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि का एक विशिष्ट रुझान दिखाई देता है, जहां 5 राज्य 10% की सीमा को पार कर गए हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में शराब और मांस की खपत की उच्च दर जैसी कारक इन प्रवृत्ति में योगदान दे रहे हैं, जो लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता और चुनौतियों को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जुलाई को, बी 29 जून को, सी 5 अगस्त को या डी 22 मई को? मनाया जाता कब? ए 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह तिथि 29 जून 2014 को पहली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थिति रिपोर्ट के प्रकाशन की स्मृति में है, जिसने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करती थी। इस रिपोर्ट के महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में प्रस्ताव A/RES/70/267 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस जैव विविधता, सांस्कृतिक विविधता और विकास क्षमता के संदर्भ में उष्णकटिबंध के वैश्विक महत्व पर जोर देता है, साथ ही इन क्षेत्रों के सामने आने वाले जलवायु परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक असमानता जैसे तत्कालीन चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है,
कौन सा देश बिर्च ग्लेशियर का घर है जो अपने तीव्र हिमनदीय पतन और रोन नदी के स्रोत के लिए जाना जाता है? ए ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी इटली या डी स्विट्जरलैंड? ये कौन सा? ये स्विट्जरलैंड है। ठीक है, जहाँ पे बिर्च ग्लेशियर का घर है ये स्विट्जरलैंड। दक्षिण स्विस आल्प्स में बुर्का दर्रे और इतालवी समीप के सीमा के समीप इतालवी सीमा के समीप स्थित बिर्च ग्लेशियर स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है और रोम नदी का उद्गम स्थल है। यह इस क्षेत्र के सबसे अधिक अध्ययन किए गए और सुलभ ग्लेशियरों में से एक है। हाल के दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी आई है, और इसकी सतह पर दरारें और बर्फ की गुफाएं दिखाई दे रही हैं। स्विट्जरलैंड, जहां यूरोप के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक ग्लेशियर है, तेजी से पिघल रहा है, जिससे स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और मई 2025 में ब्लैटन गांव को प्रभावित करने वाले हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए रवि सिन्हा को, बी अनिल मेहता को, सी पराग जैन को या डी राजीव भटनागर को? तो किसको नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया पराग जैन को। ये IPS है 1989 बैच के। 1989 के पंजाब कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी पराग जैन को भारत की वायु खुफिया एजेंसी रा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 30 जून 2025 को रवि सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। जैन को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए रणनीतिक आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त हुआ है। रा में 2 दशकों से अधिक के अनुभव और आतंकवाद रोधी सीमा पर खुफिया जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क में एक ठोस पृष्ठभूमि के साथ उनके नेतृत्व को उभरते क्षेत्रीय खतरों के बीच भारत की वायु सुरक्षा और खुफिया अभियानों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में CIP दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र यानी CSARC की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी? ए लखनऊ में, बी आगरा में, सी पटना में या डी भोपाल में? इसकी मंजूरी कहाँ दी गई थी? आगरा में दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरू स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP, ठीक है, सेंटर फॉर क्या है? इंटरनेशनल पोटैटो, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो के क्षेत्रीय विस्तार के रूप में आगरा के सिंगाना, कहाँ पे? ये सिंगाना कहाँ पे? आगरा में CIP दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CSARC की स्थापना की मंजूरी दे दी है। यह क्या 171 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत, जिसमें से 115 करोड़ भारत द्वारा प्रदान किए जाएंगे, के साथ CSARC से भारत की आलू और शकरकंद अनुसंधान क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि है। यह केंद्र जलवायु अनुकूलन, उच्च उपज देने वाली और रोग मुक्त फसल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही कटाई के बाद मूल्य संवर्धन और बीज उत्पादन को बढ़ाएगा। आगरा में यह रणनीतिक स्थान बीज आयात को कम करने और क्षेत्र में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के भारत के लक्ष्य का भी समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत सरकारों ने विस्तारित CRVS पहल के तहत किस वर्ष तक सार्वभौमिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है? ए 2030 तक, बी 2029 तक, सी 2040 तक या डी 2025 तक? तो ये कब तक प्रतिबद्धता जताई है? ये 2030 तक। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सरकारों ने 2030 तक सार्वभौमिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र इसके द्वारा संचालित CRVS नागरिक पंजीकरण और
जीवन सांख्यिकी दशक पहल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह विस्तारित लक्ष्य एक दशक की उल्लेखनीय प्रगति के बाद आया है, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के अपंजीकृत बच्चों की संख्या में 60% गिरावट और विभिन्न देशों में जन्म और मृत्यु पंजिकाओं कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है। 2030 का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 16.9 के अनुरूप है, जो सभी के लिए कानूनी पहचान पर जोर देता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नौकरशाही की कमियों को दूर करना, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना और समावेशी एवं न्याय संगत सेवा वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? ए 29 जून को, बी 15 जुलाई को, सी 12 अगस्त को या डी 30 मई को। ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में हर साल 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। उन्होंने सांख्यिकी विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें महालनोबिस डिस्टेंस और भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में उनकी शामिल है। भारत सरकार द्वारा 2007 में आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, नीति निर्माण और शासन में आंकड़ों और सांख्यिकी विश्लेषण के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी साक्षरता और आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विषयगत कार्यक्रम आयोजित करता है। अगला प्रश्न है, माले महादेश्वर हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी केरल में या डी आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पे? ये कर्नाटक में स्थित है, माले महादेश्वर हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य। माले महादेश्वर हिल्स यानी कि MM हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है, जो तमिलनाडु की सीमा से अलग हुआ है। 2013 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य कर्नाटक के BRT टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के सत्यमंगला टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारा बनाता है। भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी 563 वाले कर्नाटक को MM हिल के उन्नयन से तीसरा बाघ अभ्यारण्य मिल सकता है। अभ्यारण्य के विविध पारिस्थितिक तंत्र बाघों, हाथियों और स्थानीय सोलिगा समुदाय का पोषण करते हैं। कौन से? सोलिगा समुदाय का पोषण करते हैं। हालांकि हाल ही में हुई बाघों की मौतें 2 राज्यों की सीमा से लगे इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्षों को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस अंतर्देशीय जल निकाय के मत्स्य पालन को मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल प्रमाणन के लिए विचार किया जा रहा है? किसके लिए? मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल प्रमाणन के लिए विचार किया जा रहा है मड क्रैब मत्स्य पालन को। ठीक है, ए लोकटक झील, बी वेम्बनाड झील, सी चिल्का झील या डी बिलकट झील को। कौन सी है? चिल्का झील को MSC प्रमाणन के लिए विचार किया जा रहा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील को स्थिरता के एक प्रमुख पड़ाव के लिए चुना गया है। एक बार और देखते हैं। एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील को स्थिरता के एक प्रमुख पड़ाव के लिए चुना गया, जहां इसके मड क्रैब मत्स्य पालन को मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल प्रमाणन के लिए नामित किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में किसी अंतर्देशीय मत्स्य पालन को इस तरह के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल के लिए विचार किया जा रहा है। यह प्रमाणन अस्थायी मत्स्य पालन प्रथाओं को सुनिश्चित करता है, जो जैव विविधता को संरक्षित करती है, स्वास्थ्य मत्स्य भंडारण बनाए रखती है और समुदाय के आजीविका का समर्थन करती है। ICAR
CIFRI और चिल्का विकास प्राधिकरण के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास। यह पहल न केवल मड क्रैब के निर्यात मूल्य को बढ़ाती है, बल्कि वैश्विक स्थिरता मानकों के तहत जिम्मेदार मत्स्य पालन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करती है। थैंक यू जी, धन्यवाद।